हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, हाजिर हैं एक और शानदार नए ब्लॉग के साथ। और आज का ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। कल है 26 नवंबर संविधान दिवस, तो सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। खासकर ऐसा तबका जो संविधान ना आने के पहले उसकी काफ़ी बुरी स्थिति थी और संविधान आने के बाद उसके जीवन में बड़ा परिवर्तन आया, तो उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग भैया, और क्या हालचाल? काफ़ी जल्दी आ गए जी। आपकी अच्छी खासी वीडियो चली गई, तगड़ा आपने बोला था जी, जलवा था पूरा आपका। चले चलिए चलिए। ऑफिस। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर कैसी तैयारी चल रही है आपकी? कैसी तैयारी चल रही है? आज हम लोग फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन डे को सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो ये सारी देखेंगे तो रंगोली बनी हुई है और इनका जो कंपटीशन है वो चल रहा था, और फाइनल विनर कौन है उसको गोल्ड मेडल, और जो रनर अप है उनके लिए सिल्वर मेडल की भी व्यवस्था है। तो आज देखते हैं कि रंगोली का विनर कौन है जिसको गोल्ड मेडल मिलने वाला है, और साथ ही बैडमिंटन का और भी जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटी हुई हैं उन सारी चीज़ों को देखेंगे और कवर अप करके आपको भी सारी चीज़ों को दिखाने की कोशिश करेंगे। तो व्लॉग पे कंटिन्यू बने रहिए। हमारे अविनाश भैया भी जो काफ़ी जल्दी आ चुके हैं। गुड मॉर्निंग अविनाश भैया। गुड मॉर्निंग दीदी। और भैया कैसे हैं? बढ़िया भैया। आज काफ़ी जल्दी आ गए आप। हाँ जल्दी आ गए, हम बस सोचे कि चले निकल गए। तैयारी है पूरी? आज कोई स्पीच वगैरह नहीं देंगे? सोचा है मौका मिलेगा तो देंगे। मतलब बहुत सी ऐसी लिखी नहीं, हमने सोच के रखी है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने 3 दिन में ऑब्जर्व की हैं। अगर आज मौका मिलता है तो लोगों के सामने तो आज हम जरूर रखेंगे। अच्छा अच्छा। आपकी उस दिन की भी स्पीच काफ़ी तगड़ी थी। तगड़ी नहीं, कोशिश आपने बहुत बेहतर तरीके से किया। क्योंकि ये ना कोई कहे कि डिसेबल्ड करते नहीं हैं। जी बस जी। यही चीज़ थी कि हाँ हम कोई खड़ा है जूनियर सीनियर कोई टीचर से खड़ा होकर ये ना कह सके कि हम लोग तो कराते ही हैं, अगर पूछा जाए तो डिसेबल्ड ही नहीं करते। तो उनको ये बोलने का मौका हम नहीं देना चाहते। बहुत अच्छा लगा। दीदी आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे किस चीज़ में? स्पीच वगैरह कुछ? भैया मैंने तो कुछ तैयारी नहीं की है। अच्छा। हाँ अभी अभी आपका फर्स्ट सेमेस्टर है? हाँ इसीलिए तो। अच्छा अच्छा। चलिए अविनाश भैया चलते हैं। भाई साहब सामने देखेंगे तो ये फाइनल है, इसके बाद देखते हैं किसका गोल्ड मेडल रहने वाला है। थोड़ा सा इधर होगा। कौन जीता? बहुत बढ़िया खालिद भाई, बढ़िया। तो देखेंगे तैयारियां जो हैं लगभग कंप्लीट हो चुकी हैं, बस स्टार्टिंग होना बाकी है। देख रहे हो भाई साहब कितनी शानदार डेकोरेशन है, और इधर वल्लभ भाई अभी भी काफ़ी बिजी चल रहे हैं। लगे रहो कंप्लीट करना है इसको। चलते हैं भाई साहब, देखते हैं कितने बजे स्टार्ट होता है। तो अभी कुछ टाइम में सेमिनार हॉल स्टार्ट होने वाला है, तो वहाँ चलेंगे और देखेंगे क्या रहने वाला है। ब्लॉग पे कंटिन्यू बने रहिए और अच्छे अच्छे ब्लॉग देने की जो कोशिश है कहीं ना कहीं वो जारी रहेगी। और हमारे जो भाई लोग हैं ना, देख रहे हो सबका जलवा है,
और इधर हमारे प्रणव भाई, सैफ भाई का भी बहुत बढ़िया जलवा है, विजय भैया भी हैं, और हमारे बिहारी बाबू जिनको आप बहुत कम देखते हैं, चेहरा नीचे कर चुके हैं, हमारे आशीष भाई बहुत दिन के बाद आपको दिख रहे हैं। तो ब्लॉग पे कंटिन्यू बने रहिए, चलते हैं सेमिनार हॉल में। और सरण भाई कैसे हैं? हाँ बढ़िया है। आपको संविधान दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी बहुत सारी। अच्छा सरण भैया, ये जैसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आप लालू प्रसाद यादव जी की आवाज़ में, सुरीली आवाज़ में कम से कम सभी देशवासियों को बधाई दे दीजिए। हम जो है अपने सभी देशवासियों को संविधान की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और अगली चुनाव की तैयारी के लिए न्योता देते हैं। सभी लोग हमारी मोर्चा गठबंधन पार्टी को वोट करें। संविधान के आने से जो एक पुराना तबका था उसके जीवन में कैसा परिवर्तन आया है? आप लालू प्रसाद यादव जी की आवाज़ में ये भी दो व्याख्यान कर दीजिए। पहले संविधान नहीं था, तब राजाओं का शासन चलता था, तब वो अपनी मनमानी चलाते थे और उन्हीं की वजह से भारत देश जो है गुलाम बना। और अब जो है भारत का संविधान बना है, अब सब कुछ अच्छा चल रहा है और अब यहाँ पर कोई राजा नहीं, कोई कुछ नहीं, आजकल कॉन्स्टिट्यूशन को ही सुप्रीम माना गया है। अच्छा, संविधान के आने से क्या जो संविधान कमेटी के ड्राफ्टिंग कमेटी के जो मेंबर थे या खासकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी थे, उन्होंने जो कल्पना की थी, क्या आपको लगता है लोती दिख रही है? बिल्कुल, हमको थोड़ा लगता है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कई बार बाबा साहब की चर्चा करते हैं और वकालत में कोर्ट में ज़्यादातर संविधान में बाबा साहब की चर्चाएं होती हैं। तो इस वजह से कहा जा सकता है कि बाबा साहब ने जो संविधान में लिखा है उसका कहीं न कहीं तो पालन हो ही रहा है। In which case the Supreme Court said that right to worship is an essential part of religion, but it does not include the right to worship at any place and every place. A.S. Narayan was the state of Andhra Pradesh, Ismail Faruqui was the Union of India, M.C. Mehta was the state of Tamil Nadu, या Commissioner of Police was Acharya. Option B, Ismail Faruqui versus Union of India. Correct. Good. We the people of India। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल की हिस्ट्री पढ़ें, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के में जो इसके ऊपर डिस्कशन हुआ था, so there is a question कि whether the preamble is the part of the constitution or not। So we all know that it was the Supreme Court of India which has decided or promulgated in its decision in the Keshwanand Bharti that the preamble is the part of the Constitution of India. But no, it was not the Supreme Court. It was the Constituent Assembly who decided that who declared it in the Constituent Assembly that preamble is the part of the Constitution. We describes by these words sovereign, socialist, secular, democratic republic कि we make our nation as a sovereign nation, as a socialist nation, as a secular nation, as a democratic nation and as a republic nation. So हम अपने कंट्री को कैसा नेशन बनाएंगे वो उन्हें यहाँ पर डिस्क्राइब किया है कि इंडिया शैल बी अ sovereign, socialist, secular, democratic republic। यहाँ पे sovereign वर्ड और we the people of India इन दोनों पर भी बहुत डिस्कशन हुआ और इस डिस्कशन में ये पूछा गया कि वहां पर सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी इस बात थी कि in whom sovereignty will lie, whether state will sovereign or we the people of sovereign। इस पर भी बहुत ज्यादा डिस्कशन हुआ क्योंकि उस समय पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉमनवेल्थ का, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का मेंबर होना एक्सेप्ट कर लिया था इन दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो उन्होंने कहा जब आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर उसका कॉमनवेल्थ का मेंबरशिप आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, इट मींस कि द सॉवरेनिटी स्टिल लाई इन दी ब्रिटिश
क्वीन और किंग और ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो इसका रिप्लाई देते हुए कोर्ट ने उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि देयर आर नंबर ऑफ कंट्रीज जो किसी न किसी उसके कंट्री के साथ में एग्रीमेंट में होते हैं, किसी प्रकार की ट्रीटी करते हैं और किसी प्रकार का उनसे एसोसिएशन होता है। इट डज नॉट मीन कि वो अपनी जो सॉवरेनिटी है वो सरेंडर कर देते हैं उस कंट्री के साथ। सो यहाँ पर अगर हमने कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप ली है तो इट डज नॉट मेक एनी सेंस और इट डज नॉट मीन कि हमने जो है अपनी सॉवरेनिटी अभी भी ब्रिटिश इंडिया में ही रखी हुई है। वी आर सॉवरेन and we accept the membership of the Commonwealth, British Commonwealth. It is just an agreement to be a friendly relation. उनके साथ friendly relation, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर आप अकेले और आइसोलेशन में सरवाइव नहीं कर सकते हैं। आपको अपने नेबर कंट्रीज और अदर कंट्रीज जिनके साथ में आपको या तो बिजनेस रिलेशन रखने हैं या अदर काइंड ऑफ रिलेशन रखने हैं, तो वहां पर आप जो है, क्योंकि उस समय तक यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो फॉर्म की जा चुकी थी, जिसका मेन एम जो था वो एक ऐसी यूनिवर्सल और वर्ल्ड गवर्नमेंट के रूप में बनाना था जहां पे सारी कंट्रीज एक साथ मिलकर के पीस और प्रॉस्पेरिटी के लिए वर्क करें। तो इसलिए यहाँ पर हम लोगों को भी जो है वो मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का इंटेंशन था कि हम बेसिकली जो कॉमनवेल्थ और अदर कंट्रीज के साथ जो हमारे रिलेशन है, हम वहाँ अपनी सॉवरेनिटी जो है वो सरेंडर नहीं कर रहे हैं। हमारी सॉवरेनिटी कहीं पर भी लिमिट नहीं हो रही है। सो इन द सेंस ऑफ द सॉवरेनिटी, the sovereignty lies, no doubt sovereignty lies in the pupil, but the representative of the pupil will work as the representative of the pupil as a organ, as a parliamentary government or in the parliamentary government वो work करेंगे pupil के representative के रूप में, and they will take the decision on behalf of them for the betterment of the pupil. वो उनके betterment के लिए decision लेंगे। So उनकी अकाउंटेबिलिटी भी होगी और वो जब तक pupil जो है they will decide the fate of the representative, their representative, वो उनका फेट डिसाइड करेंगे। लाइक आप सभी जानते हैं कि इलेक्शन के समय पर आपके पास पावर होती है कि आप डिसाइड करें कि आप किसको इलेक्ट करके भेजेंगे, who is the best candidate for your aspiration, who can fulfill your aspirations. So this is the power of the pupil of India. ये अपॉर्चुनिटी दिया जाना, ये जो है वो सोशल जस्टिस, ठीक है। वहाँ पे कास्ट, क्रीड, कलर इसके आधार पर कोई उनके साथ इनजस्टिस ना हो। उसके अलावा सोशल जस्टिस ये भी कहलाता है कि जिनके पास जिनके साथ इनजस्टिसेस हुए हैं उनको जो है उनके वो इनजस्टिसेस रिमूव करके उनको इक्वल लेवल पर लाने के लिए आप प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन भी करेंगे, ठीक है। तो ये भी सोशल जस्टिस का एक पार्ट है। इकोनॉमिक जस्टिस कि सबको, ये इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब ये नहीं है कि हमने सबको इक्वल वो स्टेटस पे ला करके उसके लिए सैलरी फिक्स कर दी या प्रॉपर्टी फिक्स कर दी कि हर एक व्यक्ति के पास इतनी प्रॉपर्टी होगी, हर एक व्यक्ति को इतनी सैलरी मिलेगी। नहीं, इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब जिसमें जो कैपेबिलिटी है, जो एबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंगली उसको अपने रिसोर्सेज जनरेट करने की अपॉर्चुनिटी मिले। सो दिस इज द इकोनॉमिक जस्टिस। और सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस जो है वो एक सिक्के के दो पहलू, और पॉलिटिकल जस्टिस एसोसिएटेड है इन दोनों के साथ में, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को आप पॉलिटिकल जस्टिस नहीं देंगे तो उसके जो सोशल और इकोनॉमिक वो होंगे, डेप्राइवेशन होंगे, वो रिमूव नहीं किए जा सकते, क्योंकि उनकी बात ही नहीं सुनी जाएगी वहां तक। तो इसलिए यहाँ पर हर व्यक्ति को खुशहाल एक इंडिया बनाने के लिए, एक हैप्पीएस्ट नेशन बनाने के लिए, एक डेवलप्ड नेशन बनाने के लिए जरूरी है कि वहाँ के लोग जो हैं उनको जस्टिस प्रोवाइड किया जाए, जस्टिस अवेलेबल हो उनको। अगर वहाँ पे जस्टिस नहीं है और इनजस्टिसेस प्रिवेल करेंगे तो वहाँ ना तो पीस होगी, ना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा, ना जस्टिस मेंटेन होगा, जस्टिस डिलीवरी सिस्टम सही होगा। तो इसलिए वो नेशन कभी भी प्रोग्रेस कर ही नहीं सकता है। सो इस तरह से हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने एक ऐसी गवर्नमेंट को और ऐसे नेशन को स्टैब्लिश करने के प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए
जो ऐसे खुशहाल नेशन को, ऐसे मॉडर्न नेशन को, ऐसे नेशन को स्टैब्लिश कर सके, उसको इंटरनेशनल लेवल पर प्रूव कर सके, जहां पर हर व्यक्ति को जस्टिस अवेलेबल हो और वहां पे किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। उसके Now I request Ma'am Dr. Namika to please bless us with a kind word. Please. Thank you. लैपटॉप है कोई इधर? Very good afternoon to all of you. गुड आफ्टरनून। सुदर्शन मैम को सुनने के बाद लग रहा है कि बोलना चाहिए कि सिर्फ सुनते रहना चाहिए। The way you have in such a simple and in such a systematic and comprehensive manner that you have explained the preamble of the Constitution and giving a declarative part and the descriptive part with illustrations. I was mesmerized, and I just went to my college days when I have been reading this Constitution, the preamble, and was made to learn this preamble. So it was a very wonderful deliberation by you, ma'am, and I was really being privileged to hear you today. Thank you so much, ma'am, for the deliberation. And now, जैसे मैम ने कहा, बहुत पेशेंटली आप लोगों ने सुना, क्या दम रखते हैं फिर से किसी को सुनेगा, ये बहुत बड़ी बात है। ओके, सो जब मिसेस शिफाली मैम ने मुझे कॉल किया, इन्विटेशन दिया, तो उन्होंने मुझसे कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन को आप इकोनॉमिक्स रिलेट करके कुछ कहिएगा। तो हमने कहा बिल्कुल मैम, क्योंकि लॉ और इकोनॉमिक्स का कुछ ऐसा ही संबंध है जैसे कि आपने पौधा रोप दिया तो पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो बिल्कुल वैसे ही लॉ की ज़रूरत पड़ती है। सो हियर आई थॉट कि आपके साथ क्या चीज़ शेयर की जाए, बिकॉज लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन वो सब आप जानते हैं। गुड गवर्नेंस की बात करूँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करूँ, कुछ राइट्स की बात करूँ, देन समथिंग स्ट्राइक मी विच इज़ अ वेरी पर्टिनेंट इशू in today's time. Not today's time, it has been growing with every single day, every single year. क्या है वो ऐसा इशू जो कि कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि इकोनॉमिक्स और जो कि उस इशू से कनेक्ट करता है इन दोनों को, एंड दैट इज़ पॉल्यूशन। एंड माई टेक टुडे फॉर यू ऑल इज़ environmental protection under the constitutional law of India. On the constitutional framework of India, in fact. We all know that the Constitution is not inert. It is a living document. A living document, why? Because it has been evolving and growing with time. The special provisions of environmental protection in the Constitution are the result of its evolving nature and the growth potential that this fundamental law of the land has. थोड़ा सा होमवर्क किया इसलिए क्योंकि हमारे प्रोफेसर मुजम्मिल सर कहते हैं कि जब भी क्लास लेने जाइए एक रिविजन ज़रूर करके जाइए। ईच क्लास इज़ अ न्यू क्लास, सो गिव द वैल्यू टू दैट क्लास। तो कुछ होमवर्क इसलिए किया क्योंकि हम लॉ स्टूडेंट्स को एड्रेस करने जा रहे थे। यू नो व्हेन वी स्पीक दैट मैम अभी बिल्कुल मैम ने कहा कि प्रियम्बल की मैम ने बहुत विस्तार से चर्चा की। जब हम प्रियम्बल को पढ़ते हैं तो उसमें भी आता है सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी एंड देयर इज़ द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल जो वहाँ पर है। तो डिसेंसी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करें एंड पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट की बात करें, ये तभी मुमकिन होगा, तभी जाके इंडिविजुअल की डिग्निटी मेंटेन हो पाएगी। दैट मीन्स दैट इज़ इनहेरेंट इन दैट। हम बात करें अगर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो 1986 में आया था, वहाँ इन्वायरमेंट को डिफाइन किया गया था। तो क्या इन्वायरमेंट का डेफिनेशन से ही इन्वायरमेंट पर चर्चा शुरू हुई? क्या ऐसा है? वेल, अगर इन्वायरमेंट को डिफाइन करें तो इट सेज दैट इट रिलेट्स टू एयर, वाटर, लैंड एंड द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द एयर, वाटर, लैंड, ह्यूमन बींग्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स एंड प्रॉपर्टी एक्सेट्रा। बट देन कहानी बहुत पहले शुरू हो चुकी थी और ये कहानी 1968 से पहले नहीं शुरू थी। मेरा कहने का मतलब ये है कि यूएन जनरल असेंबली में पहली बार क्लाइमेट चेंज पर डिस्कशन हुआ। दैट मीन्स बिफोर 68 चीज़ें कुछ हद तक सामान्य थी या कह लीजिए कि कंट्रोल में थी। देयर वॉज अ नीड टू डिस्कस
the climate change, and it was very first discussed in this global conference. और ये आपका ये UN जनरल असेंबली में डिस्कस हुआ, और उसके बाद 72 में स्वीडन ने इनिशिएटिव लिया स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराने का, दैट वी ऑल नो एज द UN ह्यूमन एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस, जिसकी हम बात करते हैं, 72 में हुआ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस था, इसलिए क्योंकि इसको कहा जाता है प्लानिटरी एनवायरनमेंट पर पहला ग्लोबल कॉन्फ्रेंस। और ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये कहीं ना कहीं हम आगे आपको इसको कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट करेंगे। कॉन्फ्रेंस हुआ है 72 में, और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे कैसे इसका असर पड़ता है। आई थिंक बिकॉज यू ऑल हैव रेड दैट अमेंडमेंट्स ऑल्सो, तो शायद आप अब तक कोरिलेट करना शुरू कर चुके होंगे। We have a BI student before us, Rohit Verma, for a very short speech. Volunteer, please assist him, please. One of the volunteers. मंच पर उपस्थित सबसे पहले सभी गुरुजन को सादर प्रणाम करते हैं। उसके बाद आप सभी को 9वें संविधान दिवस के पावन पर्व पर ढेर सारी बधाई देते हैं। कल दिनांक 26 नवंबर 2023 को 9वां संविधान दिवस मनाया जा रहा है। इसकी पूर्व संध्या पर आज लो फैकल्टी के प्रांगण में एक कार्यक्रम किया गया। बहुत अच्छा लग रहा, अभी मैम के भाषण सुन रहे थे तो बहुत अच्छा लग रहा। बहुत सारी चीज़ें हमें ज्ञानवर्धक हुई, हमें ज्ञान प्राप्त हुआ, और हमारे संविधान निर्माताओं ने वह संविधान हमको दिया जो हम चाहे इतिहास के विद्यार्थी हों या राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी हों या हिंदी के विद्यार्थी हों या समाजशास्त्र पढ़ें या इंग्लिश पढ़ें या अर्थशास्त्र पढ़ें, संगीत पढ़ें, भूगोल पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, लेकिन अगर हमें संविधान का ज्ञान नहीं है तो हमें समझ लीजिए कोई भी ज्ञान नहीं है। अगर हमें संविधान का ज्ञान नहीं है, अगर हमें संविधान का ज्ञान नहीं है तो अपने मौलिक अधिकारों का ज्ञान नहीं है। लेकिन अगर मौलिक अधिकारों का ज्ञान है, उसके साथ साथ हमें जो 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए उनका भी पालन करते हुए हम लोगों की, एक देश के नागरिक होते हुए हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। हमारे भारतीय संविधान निर्माताओं ने एक ऐसा संविधान दिया जो भारतीय संविधान की प्रमुख रूप से 2 विशेषताएं हैं। पहला तो भारतीय संविधान एक विशाल विश्व के एक विशाल संविधानों में से एक है। दूसरी प्रमुख विशेषता है कि भारतीय संविधान लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है। हम एक मजबूत लोकतंत्र के वासी हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। कोई भी चाहे कोई भी इलेक्शन लड़े, किसी भी दल का हो, अगर वो सत्ता से बाहर हो जाते हैं तो स्वेच्छा अनुसार अपनी कुर्सी छोड़ देता है। आप देखे होंगे दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र अमेरिका, जब 2020 में चुनाव हुए थे उस समय वहां पर क्या हुआ था आप सब लोग जानते हैं। पुराने राष्ट्रपति वहां की कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं थे। लेकिन वो प्रोविजंस हमने फॉर द बेटरमेंट ऑफ द आवर गवर्नमेंट, कि हमारी न्यू गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे बेटर ढंग से चले, उसके लिए वो आइडियाज हमने वहां से लिए। हालांकि वो 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था वो तो फेडरल गवर्नमेंट की बात करता था, फेडरल कंट्री की बात करता था, बट वी डिड नॉट अडॉप्टेड द वर्ड फेडरल। वहां से हमने नहीं अडॉप्ट किया बिकॉज हम एक ऐसा फेडरल स्ट्रक्चर अडॉप्ट करना चाहते थे जो अमेरिका की तरह नहीं था, जहां पर बाद में डिस्प्यूट हुआ, स्टेट्स जो थे वो अलग होना शुरू हो गए। तब वहां पर 9th अमेंडमेंट के थ्रू उन्होंने कुछ चेंजेस की और तब वहां पर उन्होंने सीज कर दी वो पावर स्टेट्स की कि नहीं, कोई स्टेट अपने आप को अलग नहीं कर पाएगा। तो हमने पहले से ही ऐसे प्रोविजन किए हैं। हमारा जो फेडरल कैरेक्टर है वो इस तरीके का है कि इन दी नॉर्मल सिचुएशन इट इज फेडरल एंड व्हेनेवर द इमरजेंसी इमर्ज देन इट टर्न्स इनटू अ यूनिटरी कंट्री। सो इस तरीके का यूनिक प्रोविजन जो है हमने भले ही कहीं से उसका आइडिया लिया है, लेकिन इट इज नॉट लाइक बोरोड कि हमने कहीं से पूरा उतार के अपने यहाँ रख दिया है। इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो यूनिक है। इसके अलावा उन्होंने एक बहुत दूसरी बात भी कही थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, क्योंकि आपका सॉरी मैं आपको दोबारा से यहाँ पे आपका टाइम ले रही हूँ। इसके अलावा उन्होंने एक चीज और कही थी कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अच्छा और बुरा नहीं होता है। तो हम अगर अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरह से इवेल्युएट करें कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सिग्निफिकेंस क्या है हमारे मॉडर्न इंडिया के लिए,
तो हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इवेल्युएट अगर करेंगे तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा और बुरा नहीं है, प्रोविजन सब में ही एक इसी तरीके के होते हैं, लेकिन ये अच्छा और बुरा तब हो जाता है जब ये डिपेंड करता है उन लोगों के ऊपर जो इसको एग्जीक्यूट करते हैं, इसको यूज करते हैं, इसके प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अगर अच्छे लोग इसके प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये इट टर्न्स गुड कॉन्स्टिट्यूशन, और अगर बुरे लोग करेंगे, बुरे इंटेंशन से करेंगे तो इट टर्न्स इनटू अ बैड कॉन्स्टिट्यूशन। थैंक यू। Winner for the legal essay writing competition before us is Shweta Tiwari from 9th semester. Please. Gold medal in speech goes to Anvesha Chaturvedi from 9th semester. Goes to Pranav Mishra of 9th semester in debate category. Badminton. Next category is badminton, girls category. To Ujjwal Prakash from 9th semester. Congrats Ujjwal. For the creative art competition, second prize goes to Anuradha Singh from 7th semester. Second prize goes to Saif from 9th semester. All are from 9th semester. First prize goes to Khalid from 5th semester. Now, result for the quiz competition. Covering the event throughout from 22nd to 25, Vijay Bhaiya. Please. Now. Good afternoon everyone, respected Sudarshan ma'am, respected Anamika ma'am, and my dear students and my faculty members. With this we have come to an end of this week-long program of celebrating the Constitution Day. Although it is a Sunday tomorrow, but we have celebrated as law students should celebrate. So we should give a round of claps for all of us. First and foremost, I would like to extend my thanks and gratitude towards our own head and dean ma'am, Professor Shefali Yadav, because of her blessings and guidance we are over here, and we are stepping towards success at each and every day. So I would like to extend my thanks to her. Thank you ma'am, in her absence. So, and if I move forward, I would like to extend my thanks to Professor Sudarshan Verma, because she has accepted our invitation in such a short time, and she has delivered such a good comprehensive discussion about the intentions of the constitution makers in the form of the preamble. So we are thankful to her, and I hope the students, my students, will always remember what is the intentions, what was the motive behind, objective behind the making of the constitution. Thank you ma'am. I would like to thank ma'am Anamika. She has taken a very pertinent and very important topic for the century which we are living, that is the pollution, and how with the help of our constitution we are able to control it. What are the laws, how we have framed our laws with the help of the constitution. We have
made the laws, the international conventions, the efforts, the deliberations which have been made, and ma'am has discussed at length with every one of us. Thank you, ma'am. Next, I would like to thank my colleagues, my teachers, who have helped at each and every step, and we all are working together from last 4 days. Thank you, teachers. Next, I would like to thank my staff and the administration for helping, for providing us each and every infrastructure which we need to make these kind of programs a success. Thank you, administration and my staff. And in the end, but the most important, my organizing team. We should give a round of good clap for the organizing team. They have done a very good job and a well managed one. So I'm really proud of my organizing team. Thank you each and everyone for doing so. Thank you all, and thank you my students for attending the program, which you should attend. This is you cannot be spared because you are part of the law faculty. Thank you all. Have a good day. Thank you.